Assalamualaikum, welcome back. This is me, clinical psychologist इकरा सईद. चैप्टर 10 थिंकिंग स्टार्ट है. आज लेक्चर 4 स्टार्ट करेंगे. टाइप्स ऑफ थिंकिंग हम डिस्कस कर रहे थे. अनरियलिस्टिक थिंकिंग हमने कंप्लीट पार्ट पढ़ लिया है. आज हम रियलिस्टिक थिंकिंग की टाइप स्टार्ट करेंगे. बाकी पार्ट हम लोग स्टडी कर चुके हैं. Kinds of realistic thinking. There are two kinds of realistic thinking. First one is problem solving and the second one is creative thinking. Problem solving first one है. अब इंसान किसी भी सिचुएशन में होता है या अपने गोल्स की तरफ मूव ऑन कर रहा होता है तो उसके रास्ते में कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं और उसका उनके पास रेडीमेड आंसर नहीं होता, बल्कि इंसान को उसका आंसर सर्च करना पड़ता है. तो जब इंसान किसी प्रॉब्लम में आ जाता है और उसके पास उसका सोल्यूशन नहीं होता तो उस सारे प्रोसेस को, प्रॉब्लम से लेकर सोल्यूशन फाइंड तक करने के प्रोसेस को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं. व्हेनेवर एन इंडिविजुअल फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ नोवेल सिचुएशन इन विच ही motivated to achieve a certain goal, but his progress towards the goal is blocked by some obstacle for which he has no ready-made response. He is confronted with the problem. Solution of the problem involves the development of some mode of response that will eliminate the obstacle. ठीक है. अब solution जब find करता है problem का तो उसमें उसको बहुत सारे response या बहुत सारी development उसमें involve होती हैं जो कि obstacle को कम करने में या remove करने में help out करते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग यूटिलाइजेस द प्रोडक्ट्स ऑफ प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस. तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमारा प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व होता है. हायर मेंटल प्रोसेसेस में आल्सो बी कॉल्ड इनटू प्ले. न्यू कॉन्सेप्ट्स में बी फॉर्म. डिडक्टिव और इंडक्टिव थिंकिंग और बोथ में बी रिक्वायर्ड एंड एवेल्युएटिव थिंकिंग में कम इनटू प्ले इन द फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड इन द एब्सेंस और रिजेक्शन ऑफ अ गिवन सोल्यूशन. ठीक है. हायर मेंटल प्रोसेसेस भी आप यूज़ करते हैं सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए. न्यू कॉन्सेप्ट भी बनेंगे. डिडक्टिव, इंडक्टिव और एवेल्युएटिव थिंकिंग भी अपना रोल प्ले करेगी. ठीक है. अब डिडक्टिव, इंडक्टिव और एवेल्युएटिव थिंकिंग क्या होती है, इसके लिए आपको लास्ट वीडियो आप मेरा लेक्चर अटेंड कर सकते हो. नेक्स्ट पे वो कहते हैं कि देयर आर टू मेथड्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट वन इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड एंड द सेकेंड वन इज़ इनसाइट मेथड. अब ट्रायल एंड एरर मेथड हम पहले कंडीशनिंग में भी पढ़ चुके हैं जब हम लर्निंग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. ट्रायल एंड एरर मेथड का मतलब क्या है कि बार बार हम कोशिश करते हैं, बार बार किसी सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, उसमें हम फिर एरर करते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं और फिर हम एरर करते हैं और इस तरह ट्राई करते करते हम एक स्पेसिफिक सोल्यूशन पे पहुंच जाते हैं. ठीक है. अब इसको रीड करते हैं. ट्रायल एंड एरर को, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सीडिंग इन एन अटेम्प्ट बाय ट्राइंग रिपीटेडली एंड लर्निंग फ्रॉम वंस फेलियर. ठीक है. बार बार किसी चीज़ के लिए प्रैक्टिस करना और जो इंसान फेल हो रहा होता है ट्राई करने के दौरान में उससे सीखना. वेयर द प्रॉब्लम इज़ आइदर सो डिफ़िकल्ट दैट द सब्जेक्ट हैज़ नॉट अ क्लू और इन्वॉल्व्स आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप्स दैट कैन नॉट बी डिस्कवर्ड बाय थॉट. द सब्जेक्ट में इंगेज इन रैंडम ट्रायल एंड एरर बिहेवियर विद नो एविडेंस ऑफ थिंकिंग. ठीक है. ट्राई करता रहता है इंडिविजुअल और उसके पास कोई क्लू भी नहीं होता, बल्कि रैंडम, इरेशनल, प्रिडिक्टेबल रिलेशनशिप्स भी बनते हैं सोल्यूशंस के दौरान. तो इस तरह से इंडिविजुअल बार बार ट्राई करता है और एरर करता है और फिर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करता है. नॉर इज़ ऑल ट्रायल एंड एरर अ मैटर ऑफ ओवर्ट मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. वी कैन एलिमिनेट सम अल्टरनेटिव जस्ट बाय थिंकिंग अबाउट देम बाय मैनिपुलेटिंग सिम्बल्स इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट्स को चेंज करने की बजाय जो हम सिम्बल्स यूज़ कर रहे हैं तो उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो हम सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को चेंज नहीं करते, फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स को, बल्कि हम जो सिंबल्स यूज़ कर रहे होते हैं हम उसको भी चेंज करते हैं ट्रायल एंड एरर में. ऑफन वी कैन विजुअलाइज व्हाट विल हैपन अंडर गिवन कंडीशंस एंड चेक दिस रिजल्ट against the requirement of our problem. This is called overt trial and error. It too may be random or carefully planned. ठीक है. ये random भी हो सकता है, carefully planned भी हो सकता है. हम error करते हैं और फिर से problems को solve करने की कोशिश करते हैं और जो error हम करते हैं उससे हम सीखते हैं ताकि हम next attempt में उससे बेहतर कर सकें. तो यहाँ पे overt का मतलब होता है clear, visible. नेक्स्ट वन इज़ इनसाइट. अब इनसाइट का मतलब क्या? इट इज़ द एबिलिटी टू परसीव एंड अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ समथिंग. किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करना, परसीव करना, उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, इनसाइट कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अब इनसाइट की
साइकोलॉजी में क्या इंपॉर्टेंस होती है कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको डिप्रेशन या एंजाइटी या स्किज़ोफ्रेनिया कोई भी डिसऑर्डर है, तो अब चेक करेंगे कि उसमें इंसाइट है या नहीं। अगर तो पेशेंट मानता है कि उसको ये मेंटली कोई प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि उसको अपने प्रॉब्लम के बारे में नो हाउ है कि वो इस टाइम पे बीमार है, ठीक है। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें इंसाइट नहीं होती, उनको नहीं पता होता कि वो किसी भी मेंटल डिसऑर्डर से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट में इंसाइट नहीं है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंसाइट इज़ अ सडन अवेयरनेस ऑफ द रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट्स दैट हैड प्रीवियसली अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। तो इंसाइट के ज़रिए इंडिविजुअल में ये अवेयरनेस आती है कि वो एलिमेंट्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर सके। इन अदर वर्ड्स, sometimes in problem solving solutions come suddenly instead of gradually and without observable trial and error, ठीक है। कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अचानक से सोल्यूशन हमारे माइंड में आ जाता है किसी भी प्रॉब्लम का, और उसके लिए हमें पहले से ट्रायल एंड एरर नहीं करना पड़ता। ऑफन देयर इज़ अ पीरियड ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस फॉलोड बाय सडन अराइवल एट द सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमें अपेरेंट कोई प्रोग्रेस नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन फ़ौरन से हमारे पास सलूशन आ जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू इंसाइट इज़ अ सडन अवेयरनेस ऑफ रिलेशनशिप अमंग वेरियस एलिमेंट दैट हैड प्रीवियसली अपीयर टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर, ठीक है। सेम चीज़ रिपीट हुई है कि इंसाइट की वजह से इंडिविजुअल जो है एलिमेंट्स के दरमियान में रिलेशनशिप फाइंड आउट कर लेता है, और इससे पहले उन रिलेशनशिप को वो इंडिपेंडेंट समझ रहा होता है, ठीक है। Psychologists do not know how insight operates, but do realize that it can be useful approach to problem solving, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट को ये नहीं पता होता कि इंसाइट कैसे ऑपरेट करती है, लेकिन ये रियलाइज़ किया जाता है कि इंसाइट की वजह से प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफ़ी हेल्प आउट होता है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, उसकी इंसाइट है ही नहीं, आपको उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, आपको पता नहीं उसको टैकल कैसे करना है, तो फिर आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको नो हाउ है या आप पहले एक्सपीरियंस उसको कर चुके हो, तो आप इजीली प्रॉब्लम से टैकल कर लेते हो। तो इसीलिए इंसाइट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जब आपको किसी चीज़ का मीनिंग पता होगा तो आप उस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर लोगे। स्टेजेस और स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम स्पेसिफिक स्टेप्स के अकॉर्डिंग या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब वो स्टेप्स कौन कौन से होते हैं उसको डिस्कस करते हैं। वेरियस स्टेजेस और स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग आर प्रॉब्लम। फर्स्ट पे क्या है, हमारे सामने प्रॉब्लम आता है। बिकमिंग कंसर्न्ड अबाउट और इंटरेस्टेड इन अ प्रॉब्लम, अ पर्सन मस्ट बी मोटिवेटेड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ठीक है। फर्स्ट पे अगर प्रॉब्लम आता है तो इंसान अगर उस प्रॉब्लम को मोटिवेटेड है सॉल्व करने के लिए, तो उसके बाद क्या किया जाएगा, डाटा। असेंबलिंग द मटेरियल विद विच टू वर्क, द प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकर मस्ट एग्जामिन क्लोजली द सिचुएशन विद विच ही इज़ कंसर्न्ड, ठीक है। जिस सिचुएशन के बारे में वो कंसर्न है उससे रिलेटेड वो डाटा कलेक्ट करेगा। डाटा कलेक्ट करने के बाद हाइपोथेसिस जनरेट करेगा, डिराइविंग अ नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस व्हाइल अ पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, वर्किंग विद materials he has assembled. Various possible ways of problem solving may occur to him. अब इंडिविजुअल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करता है, ठीक है। अब जो उसने मटेरियल असेंबल किया है, अब ज़रूरी तो नहीं है कि वो सारा मटेरियल उसके सॉल्यूशंस तक लेकर जाए, ठीक है। तो वेरियस पॉसिबल वेज ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम में अकर टू हिम, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस उसके सामने आते हैं, उसमें से अब वो सिलेक्ट करेगा। हाइपोथेसिस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन और स्टेटमेंट। हम अपने प्रॉब्लम को लेकर एक ऐसी स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से यू हैव अ बैड ब्रेकआउट द मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग अ लॉट ऑफ ग्रीसी फूड, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रीसी फूड खाने की वजह से आपका मॉर्निंग जो है वो बहुत बुरी होती है, ठीक है, आपकी हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है। You may wonder if there is a correlation between eating greasy food and getting pimples. अब उसके लिए आप एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हो कि ग्रीसी फूड खाने की वजह से क्या पिंपल्स निकलते हैं,
यू प्रपोज द हाइपोथेसिस, तो अब आप एक स्टेटमेंट बनाओगे, हाइपोथेसिस जनरेट करोगे, ईटिंग ग्रीसी फूड कॉजेज पिंपल, ठीक है, कि ग्रीसी फूड खाने की वजह से पिंपल्स निकल आते हैं। नेक्स्ट यू नीड टू डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस। अब आप इस स्टेटमेंट को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट बनाते हो, एक्सपेरिमेंट बनाते नहीं हैं, डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके आप अपनी रिसर्च वगैरह स्टार्ट करते हो। नेक्स्ट वन इज़ एवेल्यूएशन, एवेल्यूएटिंग द सजेस्टेड सॉल्यूशंस, फर्दर डाटा पर्टिनेंट टू द प्रॉब्लम इज़ रिकॉल्ड एंड यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच द हाइपोथेसिस इज़ चेक्ड, ठीक है। और फिर हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए फर्दर आप डाटा रिकलेक्ट करते हो, रिकॉल्ड करते हो। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज़ वेरिफिकेशन, ऑब्जेक्टिवली टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग द सॉल्यूशंस। अब जितने भी सॉल्यूशंस आप फाइंड आउट करते हो ना, उसको आप ऑब्जेक्टिवली टेस्ट करते हो, उसमें अपनी बायसनेस इन्वॉल्व नहीं करते, बल्कि ऑब्जेक्टिवली आप उसको टेस्ट करोगे और जो सॉल्यूशंस बताते हैं आप उनको रिवाइज करोगे। इफ़ द नॉन फैक्ट्स आर नॉट कंप्लीट enough for evaluating of the hypothesis, new facts may be sought and new observations made, ठीक है। अब जो डाटा आपके पास है वो आपके हाइपोथेसिस के लिए एनफ नहीं है, तो फिर आप फर्दर से और डाटा कलेक्ट करते हो और ऑब्जर्वेशंस बनाते हो। 5 fundamental steps used in problem solving are therefore named as problem, data, hypothesis, evaluation and verification. These processes are blended and interwoven in most problem solving, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम सॉल्विंग में यही स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। Often they occur together and tend to be phases rather than sequential step, ठीक है। और ये इकट्ठे होते हैं सब और फेसेस में होते हैं, ना कि सिक्वेंशियल स्टेप्स में। स्टेज इंडिविजुअल फैक्टर्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस दौरान में हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ते हैं। वो हमारी पर्सनल लाइफ रिलेटेड भी हो सकते हैं, हमारे एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, हमने जो चीज़ें लर्न की होती हैं उससे रिलेटेड भी हो सकते हैं। All thinking takes place within a framework which includes thinker's motives, attitude and memories of past experience as well as his particular set at the moment. Like perceiving and learning, thinking is thus always personalized, ठीक है। लर्निंग और थिंकिंग की तरह लर्निंग और परसेप्शन या परसीविंग की तरह थिंकिंग भी पर्सनलाइज होती है। सक्सेस इन एनी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रूफ करने के लिए, ट्रू करने के लिए या सॉल्व करने के लिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स पे ये चीज़ें डिपेंड होती हैं। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया कि लर्निंग, थिंकिंग, पास्ट एक्सपीरियंसेस, मोटिव्स, एटीट्यूड, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जाते हैं। अब फैक्टर्स पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंटल सेट। अ मेंटल सेट इज़ अ फिक्स्ड पॉसिबल सोल्यूशन इन वंस माइंड, ठीक है। माइंड में जो फिक्स्ड सोल्यूशन होगा ना, पॉसिबल सोल्यूशन, उसको हम मेंटल सेट कहेंगे। इट मे बी इंक्लूडेड बाय इमीडिएटली प्रोसीडिंग एक्सपीरियंसेस, बाय लॉन्ग established practices or by instruction reviving old habits. It acts as an implied assumption and it can be either positive or negative in its effects, ठीक है। अब मेंटल है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सपीरियंस भी इन्वॉल्व हो सकता है उसमें। इफ़ इट इज़ हेल्पफुल, अगर तो वो प्रॉब्लम का सलूशन हेल्पफुल होता है तो हम क्या कहेंगे, व्हाट अ सलूशन, ठीक है। हम खुश हो जाते हैं, यार क्या मैंने सलूशन निकाला है। इफ़ इट इज़ अ हिंड्रेंस वी से हाउ स्टूपिड ऑफ मी, लेकिन कोई ऐसा सलूशन है जो एक्सेप्टेबल नहीं है या हमें लगता है कि लोग इस पे देखकर हंस सकते हैं ये सलूशन सुनकर, तो हम कहते हैं हाउ स्टूपिड ऑफ मी, ठीक है। तो हम खुद भी हंस पड़ते हैं, यार ये कोई सलूशन है जो मैं बता रहा हूँ। तो मेंटल सेट इसी तरह इन्वॉल्व होता है कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी प्रॉब्लम का सलूशन जो मुझे सही लग रहा है वो दूसरों के अकॉर्डिंग भी सही हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ पास्ट एक्सपीरियंस। द मोर एन इंडिविजुअल्स रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन अ गिवन फील्ड, द मोर concepts and generalizations he will have
टू द प्रेजेंट वन, ठीक है, कि जितना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है ना उतना ही चीज़ें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करनी पड़ती हैं। सम न्यू प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द एप्लीकेशन ऑफ पास्ट लर्निंग, और कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम लोग पास्ट लर्निंग को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लेते हैं या पास्ट लर्निंग पे बेस करती हैं। अदर्स रिक्वायर वर्किंग आउट न्यू सोल्यूशंस, जबकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमें न्यू सोल्यूशंस फाइंड आउट करने पड़ते हैं। डज वी एक्सपेक्ट एन आर्किटेक्ट टू डू बेटर देन समवन विदाउट सच एक्सपीरियंस और स्किल, इसीलिए हम चाहते हैं कि आर्किटेक्ट जो है उसे हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो कोई ऐसी चीज़ बताए कि जो किसी के पास ना हो, किसी ने ना बनाई हो। विदाउट पास्ट एक्सपीरियंस वी मे नॉट इवन बी एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम टू बी सॉल्व, और पास्ट एक्सपीरियंस जब तक हमारे पास नहीं होगा तब तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और तब तक हम यूनिक कोई सोल्यूशंस भी फाइंड आउट नहीं कर सकते। एक तो रिकॉर्डिंग करना मेरे लिए बिल्कुल अजाब होता है, अजाब जिसे कहते हैं ना, अजाब होता है। कभी सब्ज़ी वाला आ रहा होता है, कभी कौन आ रहा होता है, कभी कौन आ रहा होता है, इस वजह से ना मैं जो बोर्ड पे लेक्चर्स डिलीवर नहीं कर पा रही। होप कि मैं जल्दी इस चीज़ का कोई सलूशन फाइंड आउट कर लूँ। नेक्स्ट इज़ पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। मैन और वुमेन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं ना वो क्वाइट अप्रोप्रिएट होते हैं, सूटेबल होते हैं। नेक्स्ट इज़ फ्रस्ट्रेशन एंड स्ट्रेस। एक इंडिविजुअल जब फ्रस्ट्रेशन होगा, स्ट्रेस्ड होगा तो वो अच्छे से सोल्यूशन फाइंड आउट नहीं कर सकेगा। इट हैज़ बीन फाउंड दैट स्ट्रेस एंड फ्रस्ट्रेशन कास्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन लर्निंग। स्ट्रेस इज़ मोर ऑफ हिंड्रेंस टू प्रॉब्लम सॉल्विंग व्हेन द सोल्यूशन रिक्वायर्स अ कम्प्लेक्स रिस्पॉन्स दैट गोज अगेंस्ट ऑल हैबिट्स ऑफ थॉट एंड एक्शन दैट व्हेन सिंपल जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, वही बात है कि स्ट्रेसफुल इंडिविजुअल होगा तो वो न्यू सोल्यूशंस नहीं फाइंड आउट कर सकेगा, और जो सोल्यूशंस उसके पास होंगे वो भी उनको यूटिलाइज़ नहीं कर सकेगा क्योंकि वो मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं होगा। रूल्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उसको स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या क्या रूल्स हो सकते हैं वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ रन ओवर द एलिमेंट्स ऑफ द प्रॉब्लम इन रैपिड सक्सेशन सेवरल टाइम्स until a pattern emerges which encompasses all these elements simultaneously। ठीक है, जब तक कोई स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड आउट ना कर लें तब तक प्रॉब्लम के एलिमेंट्स जो हैं उनको कॉल करते रहें एक सीक्वेंस में, ताकि वो सब एलिमेंट्स को कवर कर ले, इनकम्पास कर ले टुगेदर। कहने का मकसद यह है कि जब तक स्पेसिफिक सोल्यूशन फाइंड आउट ना कर लें तब तक प्रॉब्लम के एलिमेंट्स को फोकस करते रहें। सस्पेंड जजमेंट, डोंट जंप टू कंक्लूजन्स। ठीक है, कंक्लूजन पे फ़ौरन से जंप ना करें और ना ही जज करें, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करें। एक्सप्लोर द इन्वायरमेंट, वेरी द टेम्पोरल एंड स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, और इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि और कौन कौन से सोल्यूशंस हो सकते हैं और इससे बेहतर सोल्यूशन कौन सा हो सकता है। प्रोड्यूस अ सेकेंड सोल्यूशन आफ्टर द फर्स्ट। जब फर्स्ट सोल्यूशन फाइंड आउट कर लें तो फिर सेकेंड सोल्यूशन भी फाइंड करें। टर्न द प्रॉब्लम ओवर इन योर माइंड एंड लुक एट इट फ्रॉम ऑल साइड्स। ठीक है, जितने भी पर्सपेक्टिव हैं हर पर्सपेक्टिव से उसको देखें कि हम और किस किस पर्सपेक्टिव से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। डज यू कैन कम अप विद मोर क्रिएटिव सोल्यूशन सेकेंड टाइम। तो फिर जब दूसरी बार आप फाइंड आउट करने की सोल्यूशन करेंगे, आप उसको हर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आप और बेहतर तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। व्हेन प्रेस्ड टू द लिमिट यू मे फाइंड अ स्टिल बेटर सोल्यूशन। Fifth is critically evaluate your own ideas, constructively evaluate those of others। ठीक है, when stuck change your representational system। If a concrete representation is not working, try an abstract one and vice versa। जो खुद से आप आइडियाज़ देते हैं ना उसको आप क्रिटिकली एवेल्यूएट करें कि आप इसको और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, और अगर कोई दूसरा आपको आइडिया दे रहा है तो आप उसको कंस्ट्रक्टिवली एवेल्यूएट करें कि आप इससे किस तरह से हेल्पफुल बना सकते हैं, उसको कैसे पॉजिटिवली ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं तो कोशिश करें कि जिस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आप अपना प्रॉब्लम, वो अपनी स्टेटमेंट या वे या तरीका जो है उसको चेंज करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन वर्क नहीं कर रही तो आप एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन को यूज़ कर सकते हैं। अब कंक्रीट क्या है, जनरलाइज जो हम चीज़ों को करते हैं या ऊपर से हम चीज़ों को जो सर्च कर रहे होते हैं, उसकी बजाय आप एब्स्ट्रैक्ट
रिप्रेजेंटेशन की तरफ जाएं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में हम डीपली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, सोचते हैं उनके बारे में। और अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड थिंक विद कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करें, डिफरेंट साइड से देखें और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आप चीज़ों का बेहतर और अच्छा सलूशन फाइंड आउट कर सकें। टेक अ ब्रेक व्हेन यू आर स्टक, थोरली एक्सप्लोर ऑल द पॉसिबिलिटीज़, ठीक है। कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और अगर आपको वो स्ट्रेस आपके लिए क्रिएट करना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप थोड़ा सा ब्रेक कर लें, या आप अगर थक जाएँ तो भी ब्रेक कर लें ताकि आप और अच्छा सलूशन फाइंड आउट कर सकें। Point number 8 is talk about your problem with someone. This will force you to consider aspects of the problem which you might not otherwise notice, ठीक है। जब आप दूसरों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो वो आपको हो सकता है कि आपसे बेहतर सॉल्यूशन रिकमेंड कर सकें, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम दूसरों से जब शेयर करेंगे तो आप थोड़ा रिलैक्स भी फील करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग इफेक्टिवनेस, द आइडियल प्रोग्राम फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम वॉज प्रपोज बाय ब्रांसफोर्ड एंड स्टीन, ठीक है। आइडियल प्रॉब्लम सॉल्विंग के सोल्यूशन उसने क्या बताया कि कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम डैट यू आर गोइंग टू सॉल्व, सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें जो आप सॉल्व करने जा रहे हैं। नंबर 2, डिफाइन द प्रॉब्लम बाय कलेक्टिंग ऑल द अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसको लेकर आप अपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करें। एंड थर्ड वन इज़ एक्ट ऑन द स्ट्रेटजी मस्ट लाइकली टू सॉल्व द प्रॉब्लम, उस स्ट्रेटजी पे अमल करें, एक्ट करें जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, यानी आप प्रैक्टिकल करें। एंड लुक एट योर सोल्यूशन एंड एवेल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ योर स्ट्रेटजी, फिर आप अपना सोल्यूशन की तरफ देखें और फिर एवेल्यूएट करें अपनी स्ट्रेटजी को कि आपने जो स्ट्रेटजी यूज़ की है वो करेक्ट है या नहीं।